हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल एग्जाम केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम फर्स्ट ईयर की लगातार क्लास आपके लिए करा रहे हैं। पिछली 2 क्लास हैं जिसमें हमने आपको बारीकी से इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में, बारीकी से प्रोटॉन की खोज के बारे में बताया था। मैंने उसमें कैथोड रे और एनोड रो को डिटेल डिस्कशन किया था। बात ये आई थी कि भाई इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन भी होता है, लेकिन समस्या इस बात की थी, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु में कहां और कैसे अवस्थित रहते हैं, क्या करते हैं, ये परमाणु का आकार कैसा है, क्या ये इलेक्ट्रॉन कहीं दौड़ता फिरता है या मस्त वहीं बैठा रहता है, ये सब जानकारी नहीं थी। कह सकते हो आप इलेक्ट्रॉन की परमाणु, ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे, इनकी अवस्थिति के बारे में नहीं पता था। अवस्थिति के साथ साथ इनके हमें आवेश के बारे में भी नहीं पता था, ठीक है ना, कि भाई ये किस तरीके से अपने आवेश का प्रयोग कर रहे हैं परमाणु के अंदर। तो ये सब जानकारी जानने के लिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं परमाणु संरचना का तीसरा चैप्टर, जिसमें हम आपको ये बताएंगे। सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे हम इसमें, वो सर जे थॉमसन के परमाणु मॉडल से करेंगे। किससे करेंगे बच्चियों? सर जे थॉमसन, सर जे थॉमसन के परमाणु मॉडल से अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले बनने वाला मॉडल यही था, जिन्होंने थोड़ा सा ये बताने की कोशिश की थी कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अवस्थिति कैसी है। ठीक है, तो ये मॉडल की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने अपने जो शुरुआत की थी वो लगभग 1898 में क्या की थी शुरुआत। 91 से प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था इस बात पे, और 98 में ये कुछ बातों को दे पाए थे, ठीक है ना, जिसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि भाई आखिरकार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस अवस्थिति में रहते हैं, क्या स्थिति है। तो उन्होंने ये बताया था कि भाई जो परमाणु होता है, क्योंकि इससे पहले डाल्टन ने ये बोला था कि भाई परमाणु अविभाज्य कण है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई और पता चली जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर परमाणु बना, इसका मतलब परमाणु को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में तोड़ा जा सकता है, तो उनका भी खंडन होना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इन्होंने ये बताया कि भाई परमाणु में जो धनावेशित होता है वो समान रूप से फैला हुआ होता है, मतलब इकट्ठा नहीं है एक जगह, वो फैला हुआ है, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उस धनावेश में धसे हुए हैं। आप कह सकते हो, इन्होंने ये बोला कि मान के चलिए ये कोई परमाणु है और इसमें जो है वो धनावेश जो है समान रूप से क्या है, पूरे परमाणु में फैला हुआ है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रॉन इसमें जैसे बीज फंसे होते हैं, उस अवस्थिति में इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, फंसे हुए हैं। क्या है? फंसे हुए हैं, इस तरीके से। या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि भाई ये भी इन्होंने बताया कि परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतना ही धनावेश है, ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रॉन उस समस्त धनावेश में ऐसे फंसे हैं जैसे कहते हैं ना, किसी ने ये पूछा था कि भाई कैसे फंसे हैं ये बताइए, तो थॉमसन ने ये साफ बोल दिया कि भाई तरबूज लाई और उसे आधा काटी, और आधा काट के ये देखिए जो उसका रेड पार्ट है वो धनावेश है, और उसके अंदर जो बीज फंसे हुए हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे बीज धसे होते हैं, ठीक है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। क्या है? धसे हुए हैं। और ये क्या है, ये एक धन आवेशित गोला है। क्या है? धनावेशित गोला है। क्या है प्यारे दोस्तों? धनावेशित गोला। तो हमने आपसे इसके बारे में बात कर ली, तरबूज के बारे में। आप खा के देखना, उसके अंदर आपको कुछ इसी तरीके से दिखाई देगा। और क्या बोला इन्होंने, और बोला कि भाई ये तरबूज की में बीज जैसे फंसे होते हैं उसी तरीके से फंसे, इसीलिए हम इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। साथ ही साथ इसे रेजिन, प्लम का मतलब होता है बीज, ठीक है ना, रेजिन मॉडल भी बोला गया कि भाई ये रेजिन प्लम मॉडल भी है। क्या है? रेजिन प्लम पुडिंग भी है। ये भी इन्होंने बताने की कोशिश की। तो साफ तौर पर इन्होंने ये क्लियर किया कि भाई जो परमाणु है उस परमाणु के अंदर समस्त धनावेश जो है वो समान रूप से फैला हुआ है। ये बात को मैं फिर बता रहा हूं, इन्होंने बोला था कि भाई समान रूप से फैला हुआ है,
ठीक है ना, जितना यहाँ है उतना यहाँ है, उतना यहाँ है, उतना यहाँ है, भले ही इसका आगे जाके खंडन होगा। ठीक है ना, इन्होंने सबसे अच्छी जो बात की, बहुत ज्यादा खास तो कोई बात नहीं की, लेकिन इनकी सबसे अच्छी बात थी जो कि आज तक परमाणु पर लागू होती है, वो कभी नहीं घटने वाली, जहां तक अनुमान लगाया गया है। वो बात ये कही थी कि भाई परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही, मतलब जितना धनावेश होता है उतने ही उसमें भाई प्रोटॉन होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो आप कह सकते हो ऋणावेश की संख्या जो होती है, ऋणावेश की जो संख्या है वो बराबर है किसके, धनावेश। इसका मतलब तो ये हो गया, मान के चलिए इसमें इस समय कितने 10 इलेक्ट्रॉन हैं, क्या हैं 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो भाई प्रोटॉन भी कितने होंगे इसमें, 10 ही इसमें प्रोटॉन होंगे। इसका मतलब ये है कि जब मैं इसका नेट आवेश निकालता हूं, क्या निकालता हूं, नेट आवेश निकालता हूं, तो देखना 10 इलेक्ट्रॉन और भाई 10 ही क्या है, प्रोटॉन है। इसका मतलब नेट आवेश जब निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, शून्य आएगा। तो आप कह सकते हैं कि भाई थॉमसन ने वर्ष 1898 के लगभग में ये क्लियर कर दिया था कि ये जो परमाणु होता है प्यारे बच्चों, ये परमाणु जो होता है वो परमाणु इलेक्ट्रिकली, क्या, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। आप कह सकते हो वैद्युत रूप से उदासीन होता है, वैद्युत रूप से क्या होता है प्यारे बच्चों, उदासीन होता है। ये इनकी जो खोज थी, ये इन्होंने जो बताया था, ये काफी आगे तक, मतलब आज तक भी ये इस पे क्या होता है, लागू होता है कि भाई परमाणु में मतलब जितना नेट आवेश क्या होता है, शून्य होता है। कितना होता है, नेट आवेश शून्य होता है। इसीलिए इन्होंने अपने मॉडल में परमाणु की वैद्युत उदासीनता को स्पष्ट किया था। क्या किया था, परमाणु की वैद्युत उदासीनता को स्पष्ट किया। क्या किया, को स्पष्ट किया। किसको, कि भाई परमाणु जो है वो वैद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है, क्योंकि उसमें जितना धनावेश होता है प्यारे बच्चों, उतना ही क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो जब आप नेट आवेश निकालते हो तो नेट आवेश क्या निकलता है, इसका नेट आवेश निकलता है प्यारे बच्चों 0। तो अगर मैं बात करूं तो इन्होंने क्या क्या चीज क्लियर की, देखो इन्होंने सर्वप्रथम तो परमाणु के बारे में बताया, और ये बताया कि भाई परमाणु में समस्त धनावेश समान रूप से फैला हुआ होता है, और ये बताया कि इलेक्ट्रॉन उस धनावेश में ऐसे फंसे होते हैं जैसे तरबूज में बीज फंसे होते हैं। इसीलिए इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल या रेजिंग पुलिंग मॉडल भी कहते हैं। सबसे अच्छी बात ये बताई कि भाई जितना इसमें ऋणावेश होता है उतना ही धनावेश होता है। आप कह सकते हो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इसीलिए यहां क्लियर होता है कि भाई परमाणु वैद्युत रूप से क्या होता है बच्चों, उदासीन होता है। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही। ये बात आज भी लागू होती है। अगर परमाणु, प्रत्येक परमाणु वैद्युत रूप से क्या होगा, उदासीन। या बात ध्यान रख लो आप, या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तब वो आवेशित होगा, या उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे तब आवेशित होगा, वरना परमाणु वैद्युत रूप से क्या होगा, उदासीन होगा। तो हम इसके पॉइंट बारीकी से लिख लेते हैं जो आपकी फेयर के लिए इंपोर्टेंट है। आप भी एक एक करके उन पॉइंट को क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। तो पहला पॉइंट प्यारे बच्चे लिखोगे, जो थॉमसन ने दिया था वो ये दिया था कि परमाणु के अंदर समस्त धन आवेश समान रूप से वितरित होता है, हर जगह समान होता है, जिसका आगे खंडन भी किया जाएगा। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बोला कि परमाणु में धन आवेश में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। क्या होते हैं, धसे होते हैं। तीसरा बोला उस तरीके से धसे होते हैं, उस तरह से
इलेक्ट्रॉन परमाणु में धसे होते हैं जैसे तरबूज में बीज धसे होते हैं। इसीलिए इस मॉडल को तरबूज मॉडल, कई बार घुमा फिरा के पूछ लेता है, प्लम पुडिंग मॉडल, और रेजिन पुडिंग मॉडल कहते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया प्यारे बच्चों, वो ये बताया कि परमाणु में, जो बहुत महत्वपूर्ण था, जितना धनावेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है। क्या होता है? ऋण आवेश होता है। इसीलिए परमाणु का नेट आवेश, साथ ही साथ लिखते रहना, नेट आवेश क्या होगा? शून्य होता है। इस बात ने प्यारे बच्चों लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूं सबने। इस बात ने एक सबसे अच्छी बात ये क्लियर की, जो सबसे अच्छी बात क्लियर की थी वो ये क्लियर की थी प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट अगर मैं बात करूं, ये क्लियर की थी कि परमाणु वैद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। एक और इन्होंने क्या बताया, वो वर्ष 1898 में ही इन्होंने क्लियर कर दिया था कि परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर, या कह सकते हो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होती है, तथा सेंटीमीटर होती है। ये बात किसने क्लियर कर दी? ये बात इन्होंने कही, परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर लगभग होती है। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर लगभग होती है। ठीक है ना? जो एक धनावेशित क्या होता है? कण होता है। ठीक है ना? समस्या क्या आई? देखो इन्होंने ये बोला था, जैसे आपने देखा होगा लड्डू होता है, लड्डू में बूंदी होती है, उसे इन्होंने धनावेश बताया, और उस लड्डू में इलायची के बीज भी होते हैं। तो उन इलायची के जो लड्डू की बूंदी में धसे हुए होते हैं, तो उन इलायची के बीज को इन्होंने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन बताया। तो साफ तौर पर इन्होंने कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्लम पुडिंग की तरह होता है। समस्या कहां आई? समस्या ये आई, अगर इसकी समस्या या कमी के बारे में आप बात करोगे प्यारे बच्चों, तो समस्या यहां आई, पहली जो समस्या आई वो ये आई कि ये न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बता सका, न्यूट्रॉन की जानकारी नहीं दे सका, पहली समस्या। दूसरी समस्या आई कि ये परमाणु में, है ना, परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की सही अवस्थिति नहीं बता सका, सही अवस्थिति नहीं बता सका। तीसरी बात ये नहीं बता सका कि जो नाभिक है, नाभिक के आवेश की जानकारी नहीं बता सका, और भाई उसके द्रव्यमान की जानकारी भी नहीं बता सका। तो ये इसकी आप क्या देख सकते हो
कमियां देख सकते हो। कई बार ये पूछ सकता है कि भाई इस मॉडल की सीमाएं क्या थी, ये जो मॉडल था थॉमसन का, इसकी सीमाएं क्या थी। दूसरे सबसे बड़ी बात ये भी नहीं बता सका ये कि भाई जो परमाणु है, जो परमाणु का नाभिक है, उसका आवेश क्या है, उसका द्रव्यमान क्या है। साथ ही साथ ये भी नहीं, ये नाभिक की जगह आप परमाणु ही कर सकते हो, परमाणु, ठीक है, नाभिक नहीं परमाणु, ठीक है ना। साथ ही साथ जो परमाणु में ऊर्जा कक्षक होते हैं, आगे जाके पता चला ऊर्जा कक्षक के बारे में भी नहीं बता सका। ये नहीं बता सका कि भाई जो परमाणु हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं, किसी कक्षा में घूम रहे हैं, किसी कोष में घूम रहे हैं, या उपकोष वगैरह के बारे में ये कोई भी जानकारी नहीं बता सका। तो ये इसकी क्या हो जाएंगी, कमियां हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं आपको सर जे थॉमसन का मॉडल क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जब ये सारी चीजें नहीं बता सका, तो इसे बताने के लिए फिर एक मॉडल और आता है जो काफी सहायक है। इस मॉडल ने हालांकि स्थायित्व के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन फिर भी इसने ये तो जरूर क्लियर किया है ना। इसका अगर आप बेनिफिट देखोगे तो बेनिफिट इसका ये था, अगर लाभ की बात करें आपसे कि भाई इसका लाभ क्या था, इसने क्या दिया, तो इसने ये दिया कि भाई परमाणु वैद्युत रूप से क्या होता है, वैद्युत रूप से उदासीन होता है। ये बात ही अपने आप में बहुत बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है ना। इसके बाद जो कमियां हैं इनको कौन दूर करेगा, तो इसके लिए आता है, आप कह सकते हो एल्फा प्रकीर्णन मॉडल या एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, या रदरफोर्ड, आप कह सकते हो रदरफोर्ड, रदरफोर्ड रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग, ये प्रयोग तो शुरू हुआ था लगभग 1908 से ही इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इसने अपना असर दिखाना जो स्टार्ट किया था वो 1911 से 1920 तक काफी कुछ चीजें इसने क्या कर दी थी, क्लियर कर दी थी। सबसे पहले तो ये मैं बता देता हूं कि ये रदरफोर्ड का जो प्रयोग था प्यारे बच्चों, तो उसमें रदरफोर्ड जिनका नाम ही है, ठीक है ना, रदरफोर्ड की क्या रही, महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। लेकिन इस पे जो काम किया था वो काम इनके ही शिष्य, जिनका नाम था गीगर, क्या नाम था, याद रखना आप, गीगर, पहला नाम इनके ही शिष्य थे, ध्यान रखना, विद्यार्थी कह सकते हो, गीगर, ठीक है ना। साथ ही साथ एक नाम थे अर्नेस्ट, ठीक है ना, अर्नेस्ट मार्सडना, आप ना या मार्सडन कह सकते हो, या कहीं कहीं मार्स डना भी लिखा हुआ आएगा, तो उसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, इन्होंने मिलकर के इस प्रयोग को दिया था, ठीक है ना, जिसके लिए सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था, देखो इन्होंने सबसे पहले जो काम किया था वो काम ये किया था कि भाई एक सोने की पतली फिल्म ली, पत्ती ली, और सोने की ही क्यों ली पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूं। इन्होंने अपने मॉडल में, अपने प्रयोग में जो प्रयोग किया, प्रयोग में जो भी टूल्स लिए, वो टूल्स देखो, एक तो टूल्स लिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एक क्या लिया, रेडियो एक्टिव तत्व, इसका मैं नाम भी बता देता हूं आपको, रेडियम का इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। क्या होता है ये डिस्कशन करेंगे। दूसरा इन्होंने, ठीक है ना, गोल्ड की है ना, बहुत थिन लेस, बहुत थिन जो है एक पन्नी ली, क्या ली, पन्नी, सोने की एक पन्नी ली, पतली से पतली, ये क्यों ली ये मैं आपको बताऊंगा। तीसरा इन्होंने क्या लिया, एक लेड का बॉक्स लिया इस प्रयोग के लिए, ठीक है ना। फोर्थ क्या लिया, एक फोटोग्राफिक फिल्म ली इस प्रयोग में। और क्या लिया प्यारे बच्चों, और इन्होंने प्रतिदीप्त पदार्थ लिया, क्या लिया, प्रतिदीप्त पदार्थ, जैसा कि आपको पता है इस पर कण टकराने पर एक चमक उत्पन्न होती है, और जिंक सल्फाइड को ही इन्होंने लिया, ठीक है ना। जो लाइट देता है ना, जो लाइट देता है, चमक देता है, प्रतिदीप्त पदार्थ उसे कहते हैं, ठीक है। छठा इन्होंने निर्वात कक्ष भी क्रिएट किया, क्या किया,
निर्वात, अपने प्रयोग के लिए निर्वात कक्ष का भी प्रयोग किया। देखो ये सब चीजें इन्होंने अपने जो प्रयोग है उस प्रयोग में ली थी, ठीक है ना। अब क्या ली, कैसे ली, ये हम आपको बताना चाहते हैं। देखो जिसके लिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसे मैंने रेडियम बोला, ये रेडियम लिया। क्या लिया? रेडियम लिया। और इस रेडियम को लेड के बॉक्स से क्या कर दिया? बंद कर दिया इस तरीके से। मतलब इससे रेडियो एक्टिव की एलिमेंट की क्या खासियत होती है जिसे मैं क्लियर कर देता हूं। कोई भी रेडियो एक्टिव जो तत्व होता है, रेडियो एक्टिव जो तत्व होता है, ध्यान रखना उसका नाभिक भारी होता है अन्य की अपेक्षा। उसका नाभिक अन्य परमाणु की अपेक्षा, परमाणु की अपेक्षा भारी होता है। अब भारी क्यों होता है, बात ये आई ना आखिरकार क्यों होता है, अन्य परमाणु नहीं होती। वो इसीलिए होता है कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0n1 कहते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है, संख्या अधिक होती है। अधिक होगी तब यह स्थिर नहीं होगा। तब इसमें से क्या होगा, तब इसमें से एल्फा बीटा और गामा, एल्फा कण, बीटा कण और गामा कण, है ना, गामा किरणों के रूप में ज्यादा दिखाई, ये खुद पे खुद क्या होते हैं, स्वयं उत्सर्जित होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? स्वयं उत्सर्जित होते हैं, स्वयं उत्सर्जित होते हैं एल्फा बीटा गामा। अब आपसे पूछे ये एल्फा कण क्या होता है, मान लो आपसे पूछने लग जाए कि भाई ये एल्फा कण क्या होता है, ठीक है, आपसे पूछने लग जाए कि ये एल्फा कण क्या होता है। एक सेकंड, ये शायद हट गया, दोबारा से लेता हूं। देखो रेडियो एक्टिव तत्व अगर आपसे पूछता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व अगर आपसे पूछता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई इसका मतलब यह मतलब वो तत्व होते, यह वह तत्व होते हैं जिनका नाभिक क्या होता है, जिनका नाभिक अन्य तत्वों से क्या होता है, भारी होता है। अब ये भारी क्यों होता है, इसके लिए मैंने आपको प्यारे बच्चों ये बताया था, भाई भारी इसीलिए होता है कि इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, अधिक होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इसीलिए ये भारी होता है। और फिर ये क्या करता है, फिर इसमें से एल्फा कण, बीटा कण और गामा कण, है ना, गामा आखिरकार किरण के रूप में ज्यादा दिखाई देती हैं, ठीक, ये क्या करती हैं, स्वयं उत्सर्जित होती हैं। क्या होती हैं, स्वयं एमिजन होता है इनका, उत्सर्जित होती हैं, सेल्फ उत्सर्जित होती हैं। एक प्रकार से अगर आपसे पूछे कि ये गामा क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए गामा जो है वो हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम का नाभिक, हीलियम परमाणु जो होता है ना उसका नाभिक होता है। अगर मैं आपको बताऊं, देखो हीलियम ये होता है He, ठीक है ना, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल दो, ये जो होता है ये हीलियम का नाभिक होता है और इसी को हम अल्फा कण कहते हैं, He+2। ध्यान रखना, इतना सा आप याद रखना, क्या होता है ये हीलियम। बीटा की पूछे तो ये दौड़ता हुआ कण होता है। क्या होता है, दौड़ता हुआ कण, ध्यान रखना, ठीक है ना। गामा जो होता है ये एक एनर्जी फॉर्म होती है, ऊर्जा होती है। गामा क्या मान लो आप, ऊर्जा मान लो, इस तरीके से मान लो। तो इन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व क्यों लिया, वो इसीलिए लिया कि जो एल्फा कण है उन एल्फा कणों की क्या कराई जाए, बौछार। तो ये रेडियम एक तत्व लिया, जो कि रेडियम क्या है प्यारे बच्चों, रेडियो एक्टिव तत्व है।
और इसको क्या कर दिया, चारों ओर से बॉक्स से कवर कर दिया, जिससे कि इसकी जो अल्फा कण है वो इधर उधर ना भागे, ठीक है ना। वो सीधे चलाना चाहते थे, तो मान के चलिए ये क्या चल रहे हैं, अल्फा कण चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, अल्फा कण। क्या चल रहे हैं, अल्फा कण। लेकिन इनको और कंट्रोल करने के लिए, इनको थोड़ा और कंट्रोल करने के लिए इन्होंने स्लिट की क्या लगा दी, एक स्लिट लगा दी। क्या लगा दी, एक स्लिट। मतलब ज्यादा ना करें इनको, मतलब इनको एरिया को क्या करना था, बहुत छोटा करना था, ठीक है ना, ज्यादा एरिया में ये ना फैले। आखिरकार इनको किसकी खोज करनी थी, परमाणु, परमाणु के बारे में बहुत सारी चीजों को क्लियर करना था। तो इन्होंने क्या देखा, ये अल्फा कण भेजे, और अल्फा कण भेज करके यहां पर एक सोने की क्या लगा दी प्यारे बच्चों, एक सोने की फिल्म लगा दी। क्या लगा दी, फिल्म, पत्ती कह लो या फिल्म कह लो, ठीक है ना, पत्ती कह लो या आप फिल्म कह सकते हो, ठीक है ना, सोने की। इसकी मोटाई अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी मोटाई लगभग 0.00004 सेंटीमीटर है, आप अनुमान लगा सकते हो। सोने की ही फिल्म क्यों ली, तो इसके लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई सोने की फिल्म इसीलिए ली इन्होंने कि ये परमाणु के रूप में लेना चाहते थे। परमाणु की क्या कर रहे थे, ये परमाणु की खोज, मतलब परमाणु के बारे में बताना चाह रहे थे। क्योंकि ये सोना जो होता है, मान लो कोई पदार्थ होता है, मान लो सोना एक पदार्थ है, तो इन्होंने बोला कि पदार्थ लेयर के रूप में होता है। तो लेयर, परत जो बनती है वो कई परमाणुओं को मिला करके बनती है। परत जो होती है प्यारे बच्चे, वो कई परमाणु जो होते हैं उनको मिला करके क्या बनती है, एक परत बनती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कई परमाणु मिल रहे हैं, इसके ऊपर और एक परत और एक परत और एक परत और, जिस तरीके से क्या बन जाता है, पदार्थ बन जाता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोना ले लिया, मान लो ये सोना ले लिया परत के रूप में, ठीक है ना, और इसकी क्या की, इसको पीट पीट करके मान लो इसको पीटा, तो पीट करके ये कुछ ऐसा हो गया हो, मान लो कुछ ऐसा फैल गया हो, मतलब और ज्यादा पतला हो गया हो, और पीटा तो ये और ज्यादा छोटा हो गया, मतलब इधर उधर, और ये फैल गया। इसे कहते हैं आप आघात करने पर बढ़ रहा है, ये आघात वर्धनीयता कहते हैं इसे, ठीक है ना, कि इस पर जितनी भी चोट मार रहे हो और ये फैल रहा है, ये आघात वर्धिता, आघात वर्धिता को जो गुण होता है ये किसमें होता है, सोने में होता है। लोहा नहीं होता, लोहा को आप पीटोगे वो उतनी तेजी से नहीं फैलेगा। तो इनका मतलब ये था कि हम इसे पीट करके इतना पतला कर दें कि ये देखो सिंगल लेयर में हो जाए। किस में हो जाए, सिंगल लेयर में, कुछ इस टाइप की लेयर में हो जाए। जब ये सिंगल लेयर में हो जाएगा तो ये परमाणु सिंगल परमाणु मिल जाएगा, और सिंगल परमाणु से ये अपने प्रयोग में जब इस पर अल्फा कट डालेंगे तो ये परमाणु की पूरी अवस्थिति के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इन्होंने क्या लिया, सोने की फिल्म ली। और सोने की फिल्म लेकर के इन्होंने एक काम और क्या किया कि इसके इस पूरे प्रक्रम के लिए यहां, ठीक है ना, फोटोग्राफिक क्या लगा दी, फिल्म लगा दी। क्या लगा दी, फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। और ऐसी ही एक फोटोग्राफिक फिल्म इन्होंने कहां लगा दी भाई, एक फोटोग्राफिक फिल्म यहां लगा दी, ठीक है ना, यहां लगा दी। और इस फिल्म के पीछे लेप लगा दिया ZnS का, किसका, ZnS, प्रतिदीप्त पदार्थ का, प्रतिदीप्त पदार्थ का क्या लगा दिया, लेप। मतलब ये ऐसा होता है जब इससे किरणें जब किरणें आती हैं, टकराती हैं इस पर प्रतिदीप्त पदार्थ पर, तो ये चमकने लगता है, जिससे पता चलती है कि भाई कुछ तो है, ठीक है ना। तो ये तो फोटोग्राफिक प्लेट लगाई, ये क्या थी, फोटोग्राफिक प्लेट। क्या थी प्यारे बच्चों, ये फोटोग्राफिक प्लेट। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने ये किया कि भाई इस पर अल्फा कण, पत्ती पर अल्फा कण छोड़े। तो इन्होंने ये देखा कि कुछ अल्फा कण इस तरीके से विचलित हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, और कुछ एक अल्फा कण सीधे जा रहे हैं, ठीक है ना। और कैसे महसूस किया, तो ये महसूस किया प्यारे बच्चों, यहां जैसे ही ये अल्फा कण गए तो यहां पे आके स्टार की चमक उत्पन्न हुई। क्या हुई, यहां भी इन्हें स्टार की चमक उत्पन्न हुई। इस जो फोटोग्राफिक प्लेट थी और क्या लगा हुआ था, प्रतिदीप्त पदार्थ, तो यहां पे चमक उत्पन्न हुई। तो इन्हें पता चला कि कुछ किरणें यहां जा रही हैं, कुछ सीधे जा रही है, कुछ यहां जा रही है, मतलब कुछ इस तरीके से इनको आभास हुआ, ठीक है ना। और क्या देखा इन्होंने, कुछ एक चमक इन्होंने यहां देखी पीछे, जबकि इन्होंने दिमाग लगाया कि पीछे तो हमने ये लगा रखा और इसके पीछे से कुछ भी, मतलब इधर जाने के रे के चांस ही नहीं है। अल्फा कणों के, इन अल्फा कणों के
ये क्या है, एल्फा कण जो है, इनके पीछे तो निकलने के चांस ही नहीं है, क्योंकि ये क्या लगा हुआ है, लेड बॉक्स लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, लेड का बॉक्स लगा हुआ है, ये नहीं जाने देगा। लेकिन इन्होंने ये देखा कि ये इससे टकरा करके, ये जो एल्फा की बौछार की है, तो टकरा करके ये किरणें किरणें यहां कुछ इस तरीके से आ रही हैं। तो ये इन्होंने, इसी को कहते हैं एल्फा प्रकीर्णन। क्या कहते हैं, एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। क्या कहते हैं, एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, जिसमें सबसे पहले इन्होंने एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, उससे अल्फा बीटा गामा कण निकले, उन कणों को एक छोटे रास्ते, छोटे से छोटे रास्ते से निकाला, और सोने की पन्नी पन्नी और इनकी क्या की, बौछार की, इनको फैलाया, एक्सटेंड किया, इनको प्रसारित किया। ठीक है ना। पीछे फोटोग्राफिक प्लेट लगाई, उस पर लेप लगा दिया ZNS का, और इन्होंने देखा कि भाई कुछ किरणें उससे टकरा के इधर उधर विक्षेपित हो रही हैं, कुछ किरणें ऐसी भी हैं जो पीछे की ओर वापस हो रही हैं। फाइनली इससे क्या निष्कर्ष निकाला। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि भाई आखिरकार इन्होंने इससे निष्कर्ष क्या निकाला, ये जो काम किया है इससे इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला। तो निष्कर्ष ये निकल के आया प्यारे बच्चों कि देखो, एक चीज और मैं आपको कवर बता देना चाहता हूं कि ये जो पूरा प्रोसेस किया था इन्होंने, इस प्रोसेस को प्यारे बच्चों, इस पूरे प्रोसेस को इन्होंने एक निर्वात चैम्बर में भी क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। ठीक है ना। इधर उधर से अन्य कोई गैसें ना आकर के इस प्रयोग को असफल करें, तो एक निर्वात कक्ष से, किससे, निर्वात कक्ष से रोक दिया। ठीक है ना। इतना किया, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस चीज को क्या कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग कि आखिरकार इससे इन्होंने क्या क्या चीजें देखी, क्या किया इन्होंने। तो यहां पे इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, वो निष्कर्ष ये निकाला, देखो पहले तो मैं ये आपको मैंने क्लियर कर दिया कि इन्होंने सोने की फिल्म ली, सोने की पतली पन्नी ली, इसकी मोटाई कितनी थी, 0.00004 सेंटीमीटर, इतनी पतली। क्यों ली, कि भाई इसे इन्होंने एक लेयर के रूप में ले लिया। किसके रूप में ले लिया, एक लेयर के रूप में ले लिया इसको। ठीक है ना। और क्या लिया इन्होंने, इन्होंने दूसरा काम किया, एल्फा कणों की बौछार, बौछार की, क्या की, एल्फा कणों की बौछार। ठीक है ना। और वो उसके लिए रेडियो एक्टिव जो तत्व था, रेडियो एक्टिव तत्व बॉक्स में भरा हुआ था, पीबी बॉक्स में भरा हुआ भरा, उससे क्या की भाई, उससे अल्फा कणों की क्या की, बौछार की। ठीक है ना। और क्या काम किया इन्होंने, और काम किया कि जो अल्फा कण थे उसके लिए ZNS का लेप लगाया फोटोग्राफिक प्लेट पर। ठीक है ना। लेप किस पर, फोटोग्राफिक प्लेट पर। तीसरा काम इन्होंने ये किया कि भाई ZN, इसमें अपना गुण होता है। ठीक है ना, कि ये जो है चमक उत्पन्न करता है जब भी कोई कण या पार्टिकल्स आते हैं। तो बात आती है आखिरकार इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, ये इतना काम करके क्या निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष इनका ये निकला था, ऑब्जर्व, उसकी बात करूं मैं, ऑब्जर्वेशन क्या किया इन्होंने। ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन क्या किया, तो ऑब्जर्वेशन इन्होंने ये किया, पहला ये किया कि अधिकांश कण क्या हो रहे थे, सीधे जा रहे थे। अधिकांश एल्फा कण, अधिकांश एल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे अपने मार्ग में जा रहे थे। ठीक है ना। दूसरा इन्होंने ये निकाला, बहुत कम एल्फा कण छोटे कोण व 90 डिग्री या अधिक के कोण पर, अधिक 90 डिग्री या अधिक के कोण पर विक्षेपित हो रहे थे।
विक्षेपित हो रहे थे। तीसरा पॉइंट क्या निकाला इन्होंने, ऑब्जर्व किया, वो ये किया कि मान के चलो किसी किताब में लिख रखा है 12,000, किसी में लिख रखा है 8,000, किसी में लिख रखा है 20,000। एल्फा कणों से एक कण 180 डिग्री के कोण पर वापस आ रहा था, वापस आ रहा था। ये भी इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो इन्होंने मान के चलिए ये रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, तो इन्होंने ये दिमाग लगाया कि मैक्सिमम जो एल्फा कण थे वो सीधे क्या हो रहे हैं, सीधे जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सीधे अपने रास्ते में किसी से बिना विचलित हुए सीधे के सीधे क्या कर रहे हैं, सीधे के सीधे जा रहे हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम इन्होंने ये देखा भाई मैक्सिमम एल्फा कण सीधे के सीधे जा रहे हैं। एक बात तो पहला ये देखा इन्होंने, ज्यादातर जितने भी एल्फा कण थे वो किसी से कोई विचलित नहीं हो रहे थे और सीधे अपने मार्ग में जा रहे थे। और क्या देखा कि भाई कुछ एक एल्फा कण ऐसे भी थे जो क्या हो रहे थे, देखो ये 90 डिग्री से अधिक है या नहीं, मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री, या इन्होंने क्या उससे भी कम के कोण पर क्या हो रहे थे, विक्षेपित हो रहे थे। फिर इन्होंने और क्या बोला कि भाई एक एल्फा कण ऐसा भी था जो जैसे ही जाता है और फिल्म से टकरा करके ठीक बीचों बीच में टकरा करके सीधे उसी कोण से क्या होता है, वापस होता है। जो चमक उत्पन्न दिखाई दे रही थी आपको, देखो ये यही तो था। इससे इन्होंने प्रयोग किया था कि भाई मैक्सिमम एल्फा कण तो सीधे जा रहे हैं, बहुत कम एल्फा कण क्या हो रहे हैं, विक्षेपित हो रहे हैं, और एक एल्फा कण ही तो सीधे वापस आ रहा है। तो इससे फाइनली निष्कर्ष क्या निकाला, हम पहुंचते हैं प्यारे बच्चों, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आखिरकार इस प्रयोग से इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला। ठीक है ना, निष्कर्ष क्या निकाला आपसे पूछ लेगा, रदरफोर्ड के प्रयोग के निष्कर्ष, कि भाई आखिरकार इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला इन्होंने। ठीक है ना, तो इसके निष्कर्ष के बारे में अगर हम बात करें आपसे, तो भाई पहला निष्कर्ष तो ये निकाला, अगर पहली बात करोगे, अगर मैं आपसे छोटा सा यहां अनुमानित आज का परमाणु बना के देख लू, इस तरीके से मान लो परमाणु ऐसा ही तो होता है, परमाणु जो है सामान्यतः तुम लोग जानते होंगे कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये होता है इस तरीके का। तो मैं इसे मान लू नाभिक। ठीक है ना, तो इन्होंने अपने प्रयोग से ये देखा कि भाई जो मैक्सिमम एल्फा कण हैं वो सीधे जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, सीधे, मैक्सिमम सीधे। बताओ यहां भी मैक्सिमम एल्फा कण सीधे हैं या नहीं है, जल्दी बोलिए। तो इन्होंने ये बोला मैक्सिमम एल्फा कण कुछ इस तरीके से सीधे जा रहे हैं। फिर दूसरा इन्होंने ये बोला कुछ एक एल्फा कण ऐसे हैं जो कि इसके किनारे भाग से टकरा करके क्या हो रहे हैं, विक्षेपित हो रहे हैं। इसके बारे में बताएंगे आखिरकार ऐसा क्यों बोला। दूसरा इन्होंने ऐसा बोला। तीसरा इन्होंने ये बोला प्यारे बच्चों, एक एल्फा कण जैसे ही जाता ठीक इसके बीचों बीच टकरा करके क्या होता है, सीधा वापस आता है। और ये सब क्या है, एल्फा कण। क्या है ये, एल्फा कण, एल्फा कण। ठीक है, इस तरह की व्यवस्था बताइए जिससे इन्होंने पहला ये निष्कर्ष निकाला, पहला ये क्लियर किया कि भाई परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। क्या होता है, खोखला होता है या खाली होता है। ये भाग जहां इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं अपने प्रयोग से, पहला निष्कर्ष ये निकाला। तो फर्स्ट हम क्या लिखें पहले निष्कर्ष में, पहले निष्कर्ष में हम ये लिखेंगे कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में क्या करते हैं, गति करते हैं। क्या करते हैं,
तो कोई स्पष्ट दिख रहा है आपको, यहाँ कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, सीधा सीधा प्रयोग है जिसमें ये चीजें क्लियर हो रही हैं। दूसरा क्या निष्कर्ष निकाला इन्होंने, दूसरा तो देखो सेकंड निष्कर्ष ये निकाला कि जो एल्फा कण है वो धनावेशित कण होता है, आपको पता ही है धनावेशित है। तो देखो धनावेशित, और ये इन्होंने निकाला कि एक इसके केंद्र में ऐसा भी कण है जिस पर धनावेश है, इसीलिए ये धनावेशित कण इसके पास ना आकर के इससे दूर ही क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। मतलब समान समान कण एक दूसरे के पास आकर्षण क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये इसके किनारे से ही टकरा के क्या हो जाते हैं, 90 या उसके अधिक के कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। इसका मतलब इन्होंने ये निकाला कि परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। क्या होता है, धनावेशित होता है। इसीलिए कुछ एल्फा कण नाभिक से विक्षेपित हो जाते हैं, नाभिक से बिना आकर्षित किए ये क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं, है ना, 90 डिग्री या उससे अधिक के कोण पर। ठीक है भाई, अगला निष्कर्ष तीसरा इन्होंने क्या निकाला, थर्ड निष्कर्ष क्या निकाला, बहुत इंपोर्टेंट है वो आप जानने के लिए। इन्होंने ये कहा कि आखिरकार इन्होंने 12,000 या 8,000 या 20,000 कण लिए, तो उन एल्फा कणों में सब सीधे के सीधे जा रहे हैं, केवल एक ही एल्फा कण क्यों टकरा के वापस आ रहा है। तो इन्होंने ये बोला कि ये जो परमाणु का नाभिक होता है वो इतना छोटा होता है और धनावेश होता है तो वो मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, इतना छोटा और मजबूत होता है कि उससे एल्फा कण टकरा करके और वो एल्फा कण को पार नहीं जाने देता और पुनः क्या कर देता है, 180 के कोण पर वापस लौटा देता है। इससे इन्होंने ये बताया कि भाई परमाणु के अंदर एक बहुत छोटा क्या है, एक बहुत छोटा कण है जिसे नाभिक कहते हैं, जिसकी त्रिज्या इन्होंने बताई 10⁻⁻15 मीटर। क्या बताई, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है ना। इतना छोटा होता है, जैसे आप कह सकते हो कि मैदान में, क्रिकेट का मैदान जो है उसमें एम्पायर खड़ा हो नाभिक के रूप में, ठीक है ना, और उसके जो है ना परमाणु, उस मैदान का आकार हो 5 किलोमीटर की परिधि में। तो जो एम्पायर है वो एक प्रकार से इतना छोटा है कि वो क्या है, या गेंद मान लो ये, वो क्या है, वो नाभिक है इतना छोटा, और वो इतना मजबूत है कि उससे टकरा करके क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। तो इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला अगला कि परमाणु का नाभिक अत्यंत सूक्ष्म व मजबूत होता है, जिससे एक एल्फा कण टकराकर 180 के कोण पर पुनः वापस लौट आता है, पुनः वापस लौट आता है। तो ये 3 निष्कर्ष रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग से निकाले। जल्दी से बच्चियों आप उतारिए, फटाफट से इसे क्या करिए, अपनी कॉपी पर नोट करिए जल्दी जल्दी से। फटाफट से नोट करिए। उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट ये बताया कि भाई परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन प्रति कक्षा में गति करते रहते हैं, इसीलिए ज्यादा एल्फा कण सीधे के सीधे बिना विचलित हुए अपने मार्ग से चले जाते हैं। कुछ एल्फा कण ऐसे होते हैं कि भाई प्लस प्लस अट्रैक्शन के कारण वो विक्षेपित हो जाते हैं, कुछ ही होते हैं 90 या उसके अधिक के कोण पर। और नाभिक इतना अत्यंत छोटा होता है
कि भाई उससे एक अल्फा का टकरा करके उसे पुनः 180 जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते में वापस लौटा देता है। तो ध्यान रखना आप। और क्या बताया इन्होंने, ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इस नाभिक से, जिसके अंदर प्रोटॉन है, उस नाभिक से वैद्युत स्थिर आकर्षण बल द्वारा क्या है, जुड़े हैं। किस बल द्वारा? वैद्युत स्थिर आकर्षण बल द्वारा, ठीक है ना। धनावेशित कण किससे जुड़े हुए हैं? ऋणावेशित कण से। धन आवेशित कण ऋण आवेशित कणों से बंधे हुए हैं या जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो एक पॉइंट ये इन्होंने क्लियर किया। और क्या क्लियर किया कि भाई जो परमाणु का आकार है, आकार वो 10 की पावर माइनस का 10 मीटर का है। परमाणु का जो साइज है, ठीक है ना, वो 10 की पावर माइनस का 10, ठीक है। और क्या बताया कि परमाणु के नाभिक का आकार, परमाणु के नाभिक का आकार कितना है? 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। तो ये काफी छोटा है, ध्यान रखना, ये बड़ा है साइज। माइनस में पावर जितनी कम होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और जैसे ही माइनस में पावर बढ़ती चलेगी मान क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे माइनस की पावर बढ़ रही है तो परमाणु का आकार भी इसमें क्या हो रहा है, परमाणु का आकार भी कम होता चला जा रहा है, ठीक है ना। इसी के बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपको पता ही है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना होता है? 1837 गुना होता है, ठीक है ना, द्रव्यमान, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमियां भी थी, जैसे कि रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो न्यूट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं बता पाया। हालांकि मैं आपको अगर बताऊं तो रदरफोर्ड ने ये जरूर क्लियर कर दिया था कि उस नाभिक के अंदर, ठीक है ना, उस नाभिक के अंदर 1920 में ये क्लियर कर दिया था कि उस नाभिक के अंदर कुछ उदासीन कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर है। ऐसा कुछ कण मुझे संभावना है ऐसे कण की, ठीक है ना, ये जरूर बोला था। लेकिन आगे जाकर के वर्ष 1931 में जेम्स चैडविक क्या करेंगे, न्यूट्रॉन की खोज करेंगे। तो एक तो ये कमी थी कि भाई रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल न्यूट्रॉन के बारे में कुछ जानकारी नहीं दे सका, तब के जबकि नाभिक में क्या था, न्यूट्रॉन था, ये जानकारी वो नहीं दे सका, ठीक है ना। दूसरी, नाभिक के परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता सका, भाई परमाणु का स्थायित्व क्या है, और केवल उन्हीं परमाणुओं के बारे में ज्यादा जानकारी बता सका जिन पर एक इलेक्ट्रॉन था। उससे ज्यादा बारे में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ज्यादा जानकारी नहीं बता चुका। तो मैं एक बार आपको फिर से रिवीजन कराता हूं कि आखिरकार हमने आज की क्लास में आपको क्या पढ़ाया, ठीक है ना। आज की क्लास में हमने क्या आपको पढ़ाया? तो पहला मैंने जो आपको पढ़ाया वो सर जे टॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ाया। मैंने कही थी 91 से लेकर के 1991 से लेकर के 1891 से लेकर के 1898 तक इन्होंने प्रयोग किया, और फाइनली ये बताया कि परमाणु में धनावेशित क्या है, समान रूप से फैला होता है, और जितना धनावेशित होता है उतना ही उसमें ऋणावेशित होता है, इसीलिए परमाणु वैद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। और भाई परमाणु में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फंसे होते हैं जैसे तरबूज में बीज फंसे होते हैं, इसीलिए इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या रेजिन मॉडल कहा गया, ठीक है ना। और नेट आवेश क्या बताया कि भाई नेट आवेश शून्य होता है, इसीलिए परमाणु वैद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। फिर इन्होंने क्या बताया, फिर इन्होंने ये बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन पर, ये तो मैंने आपको लिखवा ही दिया ये क्यों बोलते हैं क्यों नहीं बोलते, ठीक है ना। इसके बारे में फिर इन्होंने ये बताया परमाणु वैद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। त्रिज्या के बारे में थोड़ा सा बता दिया कि भाई परमाणु की त्रिज्या 10 की पावर माइनस का 10 मीटर होती है। क्या नहीं बता सका, समस्या क्या थी, न्यूट्रॉन की जानकारी नहीं बता सका, परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की सही अवस्थिति नहीं बता सका, यही तो बोला कि समान रूप से फैले हुए होते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं बता सका, ठीक है ना। जबकि हम अगर रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड ने ये बताया था क्लियर करके, देखो रदरफोर्ड ने ये बताया था क्लियर करके देखो इसमें कि यहाँ धनावेश का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो समस्त धनावेश कहाँ इकट्ठा हो गया है, यहाँ इकट्ठा हो गया समस्त धनावेश। तो रदरफोर्ड ने तो कुछ परमाणु का आकार ऐसा बताया था ना
देखो रदरफोर्ड ने तो कुछ परमाणु का आकार ये बताया था कि भाई ये परमाणु है, ठीक है ना, और जो धनावेश है वो धनावेश कहाँ है, यहाँ है, धनावेश समस्त धनावेश कहाँ है, यहाँ। जबकि थॉमसन ने ये बोला था कि समस्त धनावेश क्या है, परमाणु में फैला हुआ है। यहाँ धनावेश है तभी तो कुछ कण रिफ्लेक्ट हुए थे, बताइए मुझे आप, और एक कण ऐसा भी था कि उस धनावेश से टकरा करके क्या हो गया, पीछे चला गया उसी कोण पर। तो रदरफोर्ड कहते हैं कि परमाणु में धनावेश जो है वो केंद्र में है, जबकि थॉमसन कहते हैं कि वो धनावेश क्या है, पूरी तरीके से फैला हुआ है। तो यहां उन दोनों के मॉडल में क्या देखने को मिलती है, भिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया कि भाई क्या क्या लिया रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में, कब आया रदरफोर्ड का प्रयोग 1911 में, काम करना कब से स्टार्ट किया रदरफोर्ड ने, तो भाई 1908 में। गोल्ड की पन्नी ली, लेड का बॉक्स लिया, फोटोग्राफिक फिल्म प्रदीप्त पदार्थ लिया, निर्वात कक्ष को भी लिया, और रदरफोर्ड के शिष्य गीगर और अर्नेस्ट जो मार्शडन थे उन्होंने मिलकर के इस काम को किया, ठीक है ना। रदरफोर्ड ने ये भी जानकारी दी थी, देखो ये नहीं, ये रदरफोर्ड की ये समस्त जानकारी है, ठीक है ना। तो ये रदरफोर्ड ने, सॉरी ये मॉडल था रदरफोर्ड का, प्रयोग ये था, मॉडल तो नहीं पढ़ाया लेकिन प्रयोग ये था। ये रेडियम लिया, ये सिलट लिया, क्या लिया, सिलट का लिया, कंक्रीट वगैरह का कुछ का भी बना हो सकता है, ये सोने की फिल्म ली, ये सब हमने आपको पढ़ाया, ठीक है ना। इसके साथ ही हमने कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में बताया, जितनी जानकारी हो सकी, क्या होते हैं, क्यों लेना जरूरी था। फिर मैंने बताया सोने की फिल्म ही लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसकी सिंगल परत चाहिए थी, सिंगल परत विभिन्न परमाणुओं से मिलकर बनी होगी, इसीलिए आसानी से परमाणु को तोड़ करके देखा जा सकता है, ठीक है ना। फिर हमने ये सब बताया आपको, फिर उसका ऑब्जर्वेशन किया कि भाई 3 ऑब्जर्वेशन निकले कि ज्यादातर किरणें सीधे जा रही थी, बहुत कम किरणें विक्षेपित हो रही थी, केवल एक कण ऐसा था 20,000 में से या 12,000 में से या 18,000 में से जो जिससे मार्ग से जा रहा था 180 के कोण पर पुनः वापस आ रहा था, ये मैंने दिखाया भी था आपको, ठीक है ना। उसके साथ मैंने निष्कर्ष निकाली थी, वही अधिकतम भाग खोखला होता है जहां इलेक्ट्रॉन व्यतिकर्षा कक्षा में क्या करते हैं, गति करते हैं। फिर मैंने ये बताया था भाई एल्फा कण का जो नाभिक होता है वो धनावेश के मतलब रिफ्लेक्शन की वजह से वो विक्षेपित हो जाते हैं। फिर मैंने ये बताया था नाभिक इतना मजबूत होता है क्योंकि तो समस्त धनावेश यहीं इकट्ठा हो जाता है, तो वो बीचों बीच से टकरा करके उसे पार नहीं जाने देता और वापस भेज देता है। तो ये था रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। तो आज हमने 2 प्रयोग आपको क्लियर किए, इसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अगली क्लास में बताएंगे। क्लास कैसी लगी आपको, अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ज्यादा अच्छी लगती है तो जरूर बेल आइकन दबा करके उसे सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर सही और गलत के बारे में हम बताएं। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।